देश में फिलहाल लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा है। 90 करोड़ से ज्यादा लोग अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं और इस ताकत से अपने अपने बच्चे और देश की भलाई के लिए नई सरकार चुनने वाले हैं। उन मतदाताओं में आप हैं, मैं हूं और हम सब हैं। तो इसी ताकत के लिए यानी वोट की शक्ति के लिए नेता लोग आजकल आपके और मेरे घर आ रहे हैं, हमें आप कहकर बुला रहे हैं, हमारे सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं और हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, हमारे वोट के लिए विनम्रता से भीख मांग रहे हैं। लेकिन जो इतने विनम्रता से हमारे वोट मांग रहे हैं, क्या वो सच में इतना विनम्र हैं? क्या कभी भी चुनाव से पहले वे इस तरह आपसे मिले हैं? कभी आपका हाल चाल पूछे हैं? ये एक बार तो सही आपको आप कहकर संबोधित किए हैं। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। कभी आप खुद किसी काम के सिलसिले में उनके दफ्तर पहुंचे हैं तो आपसे कभी सम्मान के साथ, इज्जत के साथ मुलाकात की है? सोच के बताइए। ये जो आज वोट के लिए आपके आगे पीछे कर रहे हैं, आपके पैर पड़ रहे हैं, अगर वो इलेक्शन में एक बार जीत गए तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों को चुनना और ऐसे लोगों को वोट देना क्या आपको जायज़ लगता है? लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे भाई, सभी नेता तो ऐसे ही हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उन्हें वोट दे रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, आपको अपना सोच बदलना ही पड़ेगा। आप एक बात समझ लीजिए कि ये वोट ही आपकी ताकत है, आपका भविष्य है। इस वोट से ही आप अपने लिए और आगे की पीढ़ियों के लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। मैं मोदी जी वाले अच्छे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे इसी मुद्दे पर बात करूँगा कि किसे वोट दे और किसे नहीं दे। अगर किसी को वोट देना है तो किस आधार पर दे। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात पर अपनी राय बताई है, तो उन्हीं के बातों को आधार बनाते हुए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किसको वोट देना है और किन आधारों पर वोट देना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारे चंद लफ्ज़। लोकतंत्र में वोट एक बहुत शक्तिशाली हथियार है जो पूरे देश को एक झटके में बदल सकता है। वोट एक ऐसा जरिया है जो देश भर में क्रांति ला सकता है, देश को सक्षम बनाकर तरक्की की ओर तेजी से आगे बढ़ा सकता है, देश को मजबूत बना सकता है और आपको सुरक्षित महसूस करवा सकता है। यह है वोट की ताकत। क्यों आप वोट को इतनी ताकतवर नहीं समझते हैं? तो चलिए आपको एक छोटी सी सच्चाई बताता हूं। वोट देने का हक भारत में 18 साल के होने के बाद मिलता है, सही है ना? वोट का हक मिलने के बाद तुरंत चुनाव हो सकते हैं या 5 साल के बाद हो सकते हैं। मानते हैं कि हमें वोट देने का अधिकार जब मिला है उसी साल चुनाव हो रहे हैं और हम पहली बार मतदान भी करने वाले हैं। हमने वोट कर दिए और उसके बाद फिर चुनाव होने में 5 साल तो लगेंगे ना। ऐसे हर 5 साल में हम एक ही बार वोट दे सकते हैं। तो जिंदगी में कितने बार वोट दे सकते हैं, कभी गिने हैं? एक बार हिसाब लगा कर देखिए। ठीक है, मैं ही लगा देता हूँ। मोटे तौर पर इंसान 80 साल तक जी सकता है, यानी 18 से लेकर 80 की उम्र तक हम वोट दे सकते हैं। मतलब 80 में से 18 हटा दिए तो बचा 62 साल। चुनावों के बीच 5 साल का अंतर होता है, ये तो हमें पता है। यानी पूरा हिसाब किताब लगाने के बाद 12 बार ही आप अपनी और देश की तरक्की के लिए अच्छी सरकार चुन पाते हैं। यानी किसी भी चुनाव में अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने जिंदगी के वो 12 सुनहरे मौकों में से एक मौका खो रहे हैं, जो आपकी जिंदगी के साथ साथ देश के भविष्य को बेहतर बनाने का मौका है। तो इतनी शक्तिशाली पावर जब हमारे हाथों में है, तो फिर इस पावर का सही से इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? वोट को हम ऐसे ही किसी को भी क्यों दे दें, बताइए? वही कई लोग ऐसे भी हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं, लेकिन देश को गाली जरूर देते हैं।
सरकार को बुरा भला बोलने के लिए तैयार होते हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब छोड़ो। अपने वोट की सही से इस्तेमाल करके इस देश के लिए एक अच्छी सी सरकार को चुन लो, तब तुम्हें देश को गाली देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि चुनाव में वोट देना ही है, किसी भी हाल में मतदान करना ही है। इसके बाद ये सवाल उठता है कि किसको वोट करना है। चलिए इस सवाल का भी जवाब आपको दे देता हूं। पहले ये बताइए कि अब तक हमने जितने नेताओं को वोट किए हैं और सदन तक पहुंचाए हैं, वो क्या कर रहे हैं। कुछ नेता लोग सदन चलते वक्त सीट में बैठकर सभी के सामने सो जाते हैं, और कुछ महान नेता तो ऐसे होते हैं जो खुलेआम सदन में बैठकर गंदी फिल्में देखते हैं। लेकिन विधायक हो या सांसद, उनका असली काम क्या है? नेता का असली काम जनता का भलाई करना होता है, देश या प्रदेश को आगे बढ़ाना होता है, सबसे आगे जनता का सेवा करना होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसे नेता को पहचाने कैसे? तो चलिए इस सवाल का भी जवाब दे देता हूं। अभी चुनाव का माहौल है, बहुत सारे सिटिंग कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कुछ नए कैंडिडेट भी मैदान में उतरे हैं। तो इनमें से सही कैंडिडेट को चुनना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो कैंडिडेट को चुनने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, एमपी एमएलए लैड्स। पहले ही बता दो, आप में से बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि एमपी एमएलए लैड्स क्या होते हैं। ये एमपी एमएलए लैड्स वो फंड्स होते हैं जो उधर पार्लियामेंट के सदस्य या इधर विधानसभा के सदस्य को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड्स हैं, ताकि वह नेता अपने क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट कर सके। ये हर साल उनको दिया जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र के सभी समस्याओं को दूर कर सके। ये फंड्स जो है वो एमपी के लिए 5 करोड़ और विधायक के लिए 4 करोड़ सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो आपको ये देखना है कि पिछले कार्यकाल में आपके नेता ने इन फंड्स में से कितने पैसे खर्च किए हैं, इन पैसों से अपने क्षेत्र में कितने डेवलपमेंट किए हैं। अगर आपका नेता ज्यादा पैसा खर्च करके कुछ डेवलपमेंट किया है तो इस बात पर उन्हें वोट दे सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, वादे पूरा करना। जब चुनाव का माहौल होता है तो नेता लोग अपनी जीत के लिए इतने सारे वादे करते हैं जिनको जीतने के बाद पूरा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो उन वादों के ट्रैप में मत पड़िए, लेकिन जो वादे हैं जिनको पूरा कर सकते हैं, उनमें से कितने वादे पूरे किए हैं? क्या जीतने के बाद वो सब काम किए हैं? विधायक हो या सांसद हो, अपने क्षेत्र के लिए सदन में कितनी बार आवाज उठाया है? कितनी बार अपने लोगों की आवाज बनकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को देश के सामने रखा है? अगर ये सब उन्होंने किया है तो बेशक उन्हें वोट दीजिए। तीसरा पॉइंट, नेताजी साहब ने अपने पिछले कार्यकाल में कितना कमाया है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो पहली बार चुनाव लड़ते समय उनके पास 1-2 लाख रुपए होते हैं और किराए के मकान पे रहते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही पता नहीं कैसे करोड़ों के मालिक हो जाते हैं। मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसे नेताओं को गलती से भी वोट मत करना। वो आपके खून चूस कर भी पैसा कमाएंगे, लेकिन आपके लिए ये काम भी नहीं करेंगे। अगर ऐसे लोग वोट मांगने के लिए आपके घर के पास आए तो उनको दूर से ही राम राम भैया कह दीजिए। अब चौथा पॉइंट, जिस पार्टी से नेता चुनाव लड़ रहा है उस पार्टी के मूल विचार क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। पार्टी कोई भी हो, अगर वो किसी एक जात की, धर्म की या एक खास मुद्दे के लिए लड़ती है तो वैसे पार्टी को या उसके नेता को कभी मत चुनना, क्योंकि ये भारत सबका है, यहाँ सब एक समान है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। जो पार्टी या प्रत्याशी जाति धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं वो सिर्फ अपने जात या धर्म या फायदे के लिए ही काम करेंगे, जनता के हित में कभी काम नहीं करेंगे। साथ ही आपको भी कभी धर्म के नाम पर या तो कभी जात के नाम पर लड़ाते रहेंगे। आपके क्षेत्र को तरक्की में आगे बढ़ाना छोड़ो, पीछे लेकर जाएंगे। तो गलती से भी ऐसे नेताओं को कभी वोट मत करना।
अब आखिरी और 5वां पॉइंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नेता हो या प्रत्याशी हो, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जानना वोटर के लिए सबसे आवश्यक है। जो चुनाव लड़ रहा है, अगर उस पर करोड़ों रुपयों के घोटालों करने का केस दर्ज है, तो वो नेता जीतने के बाद अपने केस से बाहर आने के बारे में सोचेगा या जनता की भलाई के बारे में सोचेगा, ये आपको ही सोचना है। जिस प्रत्याशी पर 2-3 मर्डर चार्ज लगे हो और वो चुनाव लड़कर जीतता है, तो क्या वो क्रिमिनल माइंडेड नेता कभी जनता का भला करेगा? बल्कि उसका हिम्मत और बढ़ेगी और वो और भी क्राइम करता जाएगा। ऐसे लोगों को वोट देकर इनकी हिम्मत बढ़ाने से ज्यादा कोई आम नेता को वोट दे दो, कोई पढ़े लिखे नेता को वोट दे दो, वो जनता के बारे में सोचेंगे। तो ये 5 पॉइंट सुनने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। समझ में आ गया है ना? अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन